हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम। कल मैंने आप लोगों से 3 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि फॉर्मर हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके बाद वो कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने यूएई विजिट किया था, जिसका आंसर था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर हुई, तो आंसर था वहाँ पर मालदीव्स में। एंड थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 कौन होस्ट कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो तीनों क्वेश्चंस के ये आंसर थे और सभी स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। तो इसी प्रकार आज वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा विच इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं 27 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। काफ़ी कुछ नया यहाँ पर आज आपको मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, अगर आज की क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ ले सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा डे था जो कल छूट गया था, स्किप हो गया था, तो आज हम उसको देखेंगे कि 26 जुलाई को हमने इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम 2023 सेलिब्रेट किया। मैंग्रोव इकोसिस्टम डे या फिर इंटरनेशनल मैंग्रोव डे भी इसे कहा जाता है, 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। बेसिकली मैंग्रोव का हमारे इकोसिस्टम में क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके के यूनिक और स्पेशल ये इकोसिस्टम है, किस तरीके के अलग अलग वैरायटी की स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं और इस बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना कितना ज़रूरी है। तो लोगों को मैंग्रोव के बारे में इम्पॉर्टेंस बताने के लिए यूनेस्को ने इस दिन की शुरुआत की थी और यूनेस्को के द्वारा इस दिन की शुरुआत 2015 में हुई थी। पहली बार हमने जो मैंग्रोव डे सेलिब्रेट किया था वो 2016 में किया था। मैंग्रोव का मतलब होता है दलदली ज़मीन। जैसे कि अगर हम बात करें सुंदरवन डेल्टा, तो वो डेल्टा का जो रीजन है जहाँ पे वो दलदली कीचड़ वाली ज़मीन होती है उसे हम मैंग्रोव इकोसिस्टम कहते हैं, मतलब उन्हें हम मैंग्रोव कहते हैं। और ये जो मैंग्रोव होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हाई टाइड से प्रोटेक्ट करते हैं और डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज वहाँ पर पाई जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे स्किप हो गया था, छूट गया था, तो आज हमने इसको देख लिया। बाकी सारी बातें आज हम अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करें। फर्स्ट न्यूज़, ये जो ब्यूटीफुल सी सिटी दिखाई दे रही है, एक छोटा सा टाउन है बेसिकली जिसका नाम है लवासा। जब आप कभी महाराष्ट्र आओगे तो आपको ये सिटी ज़रूर देखने को मिलेगी, लवासा, जो कि एक छोटा सा हिल स्टेशन है। बट ये जो हिल स्टेशन है इसकी खास बात यह है कि एकदम से एक तरीके से प्लांट सिटी है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन जो है वो प्राइवेट हाथों में है, मतलब एक तरीके से प्राइवेट हिल स्टेशन है। हम क्यों इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि इसको बेच दिया गया। ये क्या हो गया, आइए हम कहानी समझते हैं। तो लवासा, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हिल स्टेशन, सोल्ड टू डरबिन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ₹1.8 करोड़। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको कहानी बताती हूँ। बेसिकली लवासा जो है वो मुल्सी वैली में आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट पर, नियर पुणे के नज़दीक आपको वेस्टर्न घाट एरिया में लवासा देखने को मिलेगा, जो कि एक हिल स्टेशन है। ये जो लवासा सिटी है ना, इसको 2000 में एक हिल टाउन को डेवलप किया गया था और ये डेवलपमेंट का काम जो है HCC मतलब हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था और ये इंडिया का पहला प्राइवेट हिल टाउन बन गया था, जहाँ पे कई सारे डैम्स हैं, बहुत ही प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नदी के किनारे या लेक के किनारे ही पूरी सिटी बसी हुई है, बहुत ही सुंदर है। लकीली मैं भी इसे विजिट करके आई थी। तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा इसे तैयार किया गया था। अब कई सारे बैंक्स का और कई सारे फाइनेंशियल लेंडर का भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, L&T ग्रुप, एक्सिस बैंक एटसेट्रा। और लगभग 25,000 एकड़ की ज़मीन में लवासा का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, जो कि एक बहुत नेचुरल ब्यूटी है, एक हिल स्टेशन है। लेकिन जो लेंडर्स थे और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो लोन पेंडिंग हो गया था, मतलब लवासा की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि इसे फाइनली बेचना पड़ा। इसलिए इंडिया का पहला जो प्राइवेट हिल स्टेशन था लवासा, उसको मुंबई बेस्ड एक कंपनी है डरबिन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको 1.8 करोड़ रुपीस में बेच दिया गया है और इसके बेचने के लिए अप्रूवल भी NCLT मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दे दिया है। ठीक है,
इसका मकसद था कि जो लवासा में जो कंसर्न था, रिड्यूस करना कंसर्न, और जो अनसर्टेनिटी थी स्टेक होल्डर्स की, उसको यहाँ पे कम करना था। जैसे कि मैंने डर्बन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की, मुंबई बेस्ड एक कंपनी है जो कि रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। अभी जो डर्बन ग्रुप है उसके चेयरमैन है अजय हरिनाथ सिंह। ठीक है, लवासा लगातार कई सारे फाइनेंशियल ट्रबल फेस कर रहा था जिसके कारण इसे बेचना पड़ा। डन हो गई इतनी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट, आप सोच रहे होंगे आज क्या कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है? बिल्कुल है, थोड़ी देर बाद हम इंपॉर्टेंट पर्सन पे भी डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, फिक्की की एक रिपोर्ट आई है और फिक्की की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ना 1.5 मिलियंस लोगों की डेथ हर साल होती है ड्यू टू द रोड एक्सीडेंट, और जिसमें मेजॉरिटी जो है ना वो यूथ की है। 5 साल से लेके 29 ईयर्स तक के जो यूथ है, जो यंगस्टर हैं, वो इस तरीके से ड्राइव करते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो इंजर्ड हो जाते हैं या तो उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर रिपोर्ट सामने आई है कि हर साल इंडिया 1.5 मिलियन लाइफ्स को लूज कर देता है ड्यू टू द रोड एक्सीडेंट। ओके, तो सेफली ड्राइव करो सभी लोग। आइए पूरी बात करते हैं। रोड एक्सीडेंट क्लेम अराउंड 1.5 मिलियन लाइव्स इन इंडिया एवरी ईयर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 11% टू द टोटल नंबर ऑफ सच फैटिलिटीज ग्लोबली। तो पूरे वर्ल्ड में जितने एक्सीडेंट्स होते हैं और डेथ होती हैं उनका 11% भारत में होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिक्की EY रिपोर्ट। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो एटलीस्ट एक लाइफ, 1 लाइफ लॉस्ट इन एवरी 24 सेकेंड। हर एक लाइफ, मतलब एक लाइफ हर 24 सेकेंड में एक व्यक्ति की जान जा रही है ड्यू टू द रोड ट्रैफिक इंजरीज। ये बात ग्लोबली कही गई है। WHO ने भी इस पे सर्वे किया था और WHO ने कहा था कि रोड जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो 8th लीडिंग कॉज है डेथ का, और लगभग 1.3 बिलियन डेथ हर साल होती है रोड एक्सीडेंट से, और 50 मिलियन सीरियस इंजरीज इसके कारण होती हैं। और जो ग्रुप है बेसिकली जिनका एक्सीडेंट होता है या जो इंजर्ड होते हैं वो 5 से लेके 29 ईयर्स के हैं। अगर हम बात करें इंडिया के बारे में तो इंडिया इस केस में सबसे आगे है। 11% शेयर करते हैं हम वर्ल्ड का, और हर साल 1.5 मिलियंस लाइव रोड एक्सीडेंट में चली जाती हैं भारत की। हालांकि भारत ने ब्रिसेलिया डिक्लेरेशन को साइन किया, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल जाता है कि ब्रिसेलिया डिक्लेरेशन का रिलेशन किससे है? तो रोड एक्सीडेंट से है। तो भारत ने ब्रिसेलिया डिक्लेरेशन को साइन किया है और इसका मकसद यही है कि रोड एक्सीडेंट्स को कम करना। 2030 का टारगेट है भारत का कि जो हमारी कंट्री में रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको हाफ करना है। ठीक है, विच एम टू हाफ द नंबर ऑफ ग्लोबल डेथ एंड इंजरीज फ्रॉम रोड ट्रैफिक क्रैशेस बाय 2030। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि ब्रिसेलिया डिक्लेरेशन का रिलेशन किससे है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था अभी मॉनसून का सत्र शुरू हो चुका है, लोकसभा और राज्यसभा, कई सारे मुद्दों पर डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, और कल तो एकदम चौंकाने वाली घटना हो गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया लोकसभा में अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर मोदी। जब किसी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है तो उसे अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होती है कि हाँ अभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ MPs जो हैं वो मेरे साइड पर हैं, नहीं तो सरकारें गिर जाती हैं। अगर आप लोग ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का केस देखा होगा, जब उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया था तो उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी। सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय पास किया गया था, जब 1962 का बैटल होता है और नेहरू जी उस बैटल को हार जाते हैं। तो ऐसे कई सारी घटनाएं हैं, कई सारी बातें हैं, कौन लेकर आता है, कैसे लेकर आता है, कितने लोगों की परमिशन चाहिए, कितनी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया गया है, एटसेट्रा। ये बात हम कल कर लेंगे क्योंकि आज का सेशन ऑलरेडी बहुत बड़ा है। अगर इसको भी मैं ऐड करती तो कहानी तो एकदम बहुत लंबी हो जाती। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कल डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ओके है, चलिए अभी हम बात करने वाले हैं सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2023 के बारे में, जिसे रिसेंटली पास किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में। जो हमारे यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2023 इन राज्यसभा। बेसिकली ये बिल जो है वो इनका मेन एजेंडा है पायरेसी।
फिल्म की पायरेसी को रोकना। अब पायरेसी क्या होती है, कई बार क्या होता है कोई मूवी रिलीज़ हुई और अनऑथराइज तरीके से उस मूवी की कॉपी बना ली जाती है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और जो मूवी के होल्डर्स, राइट होल्डर्स है, उनसे भी कंसेंट नहीं मांगा जाता। तो इसमें क्या होता है, थिएटर में मूवी आई, हमने उसको डाउनलोड करके देख लिया, हमको कहीं से मिल गई, तो उससे क्या होता है उनका मार्केट ख़राब होता है और फिल्म इंडस्ट्री को इससे नुकसान होता है, उनके रेवेन्यू में फॉल देखने को मिलता है। इसको हम फिल्म पायरेसी कहते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस बिल का टू टैकल फिल्म पायरेसी विच हैज़ बीन सिग्निफिकेंट कंसर्न फॉर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ऐसा बताया गया है एक रिपोर्ट के अनुसार, और रिपोर्ट का नाम है अर्नेस्ट एंड यंग स्टेट रिपोर्ट। इन्होंने बताया था कि हर साल मतलब 2019 में लगभग 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान फिल्म इंडस्ट्री को हुआ था ड्यू टू द पायरेसी। तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग बिल था 1952 का जो बिल था उसमें ही कुछ अमेंडमेंट करके इसे प्रपोज किया गया है। और जहाँ पे मेन कंसर्न है पायरेसी, अगर कोई व्यक्ति पायरेसी करता है या करते हुए पाया जाता है तो उसको 3 लाख रुपए का फाइन देना पड़ेगा और 10 साल तक की यहाँ पे सज़ा का प्रोविज़न भी इस बिल में ऐड किया गया है। ओके, तो सिनेमैटोग्राफी बिल 1952 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द सर्टिफिकेशन एंड एग्जीबिशन ऑफ फिल्म इन द इंडस्ट्री इन द इंडिया। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारी कंट्री में कोई भी फिल्म आती है तो उस फिल्म का एक सर्टिफिकेशन होता है। आप लोग अगर मूवी देखने जाते होंगे तो आपने देखा होगा यू सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, देखा होगा ना। अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन का मेथड चेंज कर दिया जाएगा, इस बिल में इस बात को भी इंट्रोड्यूस किया है। अब सर्टिफिकेशन जो होगा वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। आइए हम उस पर भी चर्चा करेंगे। द विल होल्ड स्टिक पनिशमेंट फॉर दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर पायरेसी। इसमें इंक्लूड किया गया है 3 years ऑफ द इम्प्रिजनमेंट एंड 10 लाख पेनल्टी फॉर, सॉरी हमने क्या 3 लाख की पेनल्टी उल्टा बोल दिया था ना, हाँ 3 साल की जेल और 10 लाख की पेनल्टी, करेक्ट कर लेना। तो 10 लाख की यहाँ पे पेनल्टी लगाई जाएगी। और क्या बातें इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है फिल्म को उसको अब एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे क्लासीफाई किया जाएगा। अभी तक एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसमें यू ए या फिर यूए सर्टिफिकेशन दिया जाता है, लेकिन अब सर्टिफिकेशन होगा यूए 7+, यूए 13+, यूए 16+। एग्जिस्टिंग सिस्टम को यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है, ये इसका नया बिल में प्रोविजंस जोड़े गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया सिनेमैटोग्राफी बिल जो है 1952 में आया था, जिसका मकसद था कि कोई भी फिल्म आती है उसमें सेंसर लगाना। अगर कोई ऐसा सीन है या हमारे कोई नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, उनका कोई अपमान हो रहा है या फिर कोर्ट का अपमान हो रहा है, इंसल्ट की जा रही है नेशनल सिंबल्स की, या रिलीजन्स के खिलाफ कुछ बातें कही जा रही हैं, तो ऐसे पिक्चर्स के सीन को काटने का काम बेसिकली सेंसरशिप बोर्ड करती है, जो कि इस बिल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है रुद्रगिरी हिलॉक। रुद्रगिरी की गुफा या रुद्रगिरी के जो पहाड़ है, पर्वत है, हिल है, वहाँ पर हमें कुछ केव्स मिली हैं और ये केव्स जो है ना वो काकतीय डायनेस्टी से एसोसिएटेड हैं और इन्हें लोकेटेड किया गया है, इन्हें फाइंड किया गया है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में, ईस्टर्न घाट में। कहाँ पर? ईस्टर्न घाट में। और यहाँ पे 5 नेचुरली फॉर्म्ड रॉक शेल्टर हमको मिली हैं और उन रॉक शेल्टर में हमें कुछ पिक्चर्स भी मिले हैं। रॉक शेल्टर का मतलब पुराने समय में यहाँ पे कोई लोग रहा करते होंगे और जब वो वहाँ पे रहते थे तो उन्होंने कुछ आर्ट वर्क भी किया है, केव्स पे इंग्रेविंग की है, कुछ चित्र बनाए हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो रॉक शेल्टर है ना ये मेसोलिथिक पीरियड के हैं। ये रॉक शेल्टर कब के हैं? मेसोलिथिक पीरियड के हैं, 500 BC के अराउंड के ये हैं। ठीक है, और उस दौरान इन रॉक पेंटिंग्स को यहाँ पर किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पे 2 ऐसी नेचुरल केव्स मिली हैं जिनमें काकतीय किंगडम के बारे में भी मेंशन किया गया है। मतलब ये जो मेसोलिथिक पीरियड की जो केव्स थी तो काकतीय डायनेस्टी के समय भी कुछ लोग यहाँ पे रहा करते होंगे जिन्होंने वहाँ के उस समय के राजा के बारे में मेंशन किया है। ठीक है, कुछ की फाइंडिंग है, जैसे कि एक केव है जिसमें आप लोगों ने अगर रामायण देखी होगी, ऑब्वियसली बात है कोविड के समय देखी ही होगी, तो रामायण जब आपने देखी होगी तो उसमें 2 बानर ब्रदर थे, एक बाली और सुग्रीव। तो सुग्रीव और बाली की जो फाइट थी, जो बैटल थी, जो लड़ाई थी, उसको भी इनक्रेव किया गया है इन केव्स में। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं, राइट। तो हनुमान जी का एक पिक्चर है जिसमें उनके राइट साइड में जो है वो संजीवनी हिल को वो उठाए हुए हैं। तो ऐसी पिक्चर्स इन केव्स में बनी हुई हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें।
अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली काकतीय किंग के बारे में। तो यहाँ पे काकतीय किंग हैं गणपति देव महाराज। इनका पीरियड जो था वो 1199 से लेकर 1262 एडी का बीच का था, जिन्होंने मुप्पावरम टेम्पल बनाया है और ये बिलोंग करते थे काकतीय डायनेस्टी के। और उनके बारे में भी इंद्रदगिरी की गुफाओं में कुछ बातें मेंशन की गई हैं। ठीक है, अगर मेसोलिथिक पीरियड के बारे में बात करते हैं तो मेसोलिथिक पीरियड को हम मध्य पाषाण काल बोलते हैं। ठीक है, जो कि मिडिल स्टोन एज है बिटवीन द पैलेलिथिक एंड न्यूलिथिक एज, मतलब जो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का जो पीरियड है वो मेसोलिथिक पीरियड कहलाता है, जो कि आज से लगभग 12,000 से लेकर 10,000 ईयर तक पुराना है। मेसोलिथिक पीरियड में जो ह्यूमन सोसाइटी थी वो हंट करते थे, पशुओं को शिकार करते थे अपनी कम्युनिटी को रन करने के लिए। अगर हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करें अबाउट द काकतीय डायनेस्टी, ये डायनेस्टी जो थी वो इसे हम वन ऑफ द आंध्र डायनेस्टी थी ये, जो कि 12th सेंचुरी के आसपास फ्लोरिश हुई। काकतीय डायनेस्टी रूल फ्रॉम द बारंगल, जो कि वर्तमान में तेलंगाना में है, फ्रॉम 1083 टू 1323 सी। इन्होंने कई सारे इरिगेशंस के लिए टैंक्स बनवाए, ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए एक नेटवर्क बनाया, तो ये उनका ओवरऑल डेवलपमेंट था। दे वर नोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ टैंक्स फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए इन्होंने टैंक्स बनवाए थे एंड ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी टैंक्स बनवाए थे, और ओवरऑल डेवलपमेंट इनके रीजन में हुआ था। इसलिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक कैंपेन भी रन किया था, एक मिशन लॉन्च किया था, विच इज़ अ मिशन काकतीय। इसका मतलब यही था कि जो काकतीय वंश के समय जितने भी वाटर बॉडीज या टैंक बनाए गए हैं उनको वापस से रिस्टोर करना, तो उसके लिए एक कैंपेन भी तेलंगाना गवर्नमेंट ने रन किया था। ठीक है, अब ये जो काकतीय किंग थे ना, इन्होंने कई सारे हिंदू टेम्पल्स बनवाए हैं। जो इंपॉर्टेंट रूलर है, जो इंपॉर्टेंट राजा हैं इस वंश के, उनमें आपको नाम याद रखना है गणपति देवा, रुद्रमा देवी, फिर है प्रताप रुद्र ऑफ काकतीय डायनेस्टी। कुछ मंदिर भी आप याद रख सकते हो। रामप्पा टेम्पल के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। तो रामप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में है, बारंगल में है, वो भी काकतीय लोगों ने ही बनवाया था। इसके अलावा रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल, 1000 पिलर टेम्पल जिसे कहा जाता है, ये भी इसी समय का मंदिर है। फिर गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में, उसको भी काकतीय रूलर्स के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया गया है, और बाद में फिर कुतुब शाही किंग यहाँ पे रूल किए हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द काकतीय। ये हिस्ट्री की ही सीरीज का एक हिस्सा है छोटा सा। अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं और पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को भी कवर करना चाहते हैं, तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। आपको परचम क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाना है, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री के वीडियोस दिख जाएंगे। हिस्ट्री में अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जहाँ पे हम साइमन कमीशन हमने क्रॉस कर लिया है। कुछ समय में देश आज़ाद हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करने के बाद हम मीडिएवल, एंड मीडिएवल के बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री को टू द पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें 5 साल के एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में उन्हें सर्च करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और छोटा सा अमेंडमेंट यहाँ पे सामने आया है। रूल्स अमेंडमेंट रिलेटिंग टू रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस पेंशनर्स। अब ये क्या पिक्चर है, आइए हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था, जो रूल था 1958 का, उसमें कुछ अमेंड किए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किए हैं। तो रिटायरमेंट के बाद जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनको जो पेंशन मिलती है ना, उसके रिगार्डिंग, उनके बेनिफिट्स के रिगार्डिंग एक अमेंडमेंट रूल पास किया है। क्या है वो रूल, आइए हम देखेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1958 रिलेटिंग टू द रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पेंशनर्स। ये जो रूल है वो अमेंड किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग टू द रूल 2023। अब होता क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक आईएएस ऑफिसर है, अपनी ड्यूटी वो कर रहा है, लेकिन ड्यूटी करते समय वो कुछ ऐसा काम कर देता है जो कि सही नहीं है। मान लेते कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस डॉक्यूमेंट को उसने सीक्रेटली जो है वो रिलीज़ कर दिया, या कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्राइम कर दिया, ठीक है, या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो किसी और के साथ कम्युनिकेट कर दी, शेयर कर दी, मतलब ऐसे अपराध कर दिए, ऐसा कोई क्राइम कर दिया या ऐसी कोई गलती कर दी जिसकी माफ़ी नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, ये जो आईएएस आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, उनकी पेंशन तक रोकी जा सकती है। लेकिन उनकी पेंशन रोकने के लिए अभी तक ये रूल था कि स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लगता था, परमिशन लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद उनकी पेंशन रोकी जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे अमेंडमेंट कर दिया कि स्टेट की कोई
रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको अगर इनकी पेंशन रोकनी है तो हम रोक देंगे। ये पिक्चर आ गई है, समझ में आया? पढ़ लेते हैं एक बार। द सेंट्रल गवर्नमेंट empower itself to act against IAS, IPS and IFS and withhold or withdraw their pension even without a reference from the state government if they are found guilty of grave misconduct or are convicted of serious crime। ये बात यहाँ पे बोली गई है, जो सीरियस क्राइम है उसकी लिस्ट भी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, डन है। पहले स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न की जरूरत होती थी, अब इसमें अमेंडमेंट कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न की कोई जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की जीडीपी को वापस से फॉरकास्ट किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24। पहले इन्होंने कहा था कि भारत की जीडीपी 5.9% रहेगी, लेकिन इसे रिवाइज करते हुए कहा है IMF ने कि भारत की जीडीपी 6.1% रहने वाली है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24। हो, फाइनली मेरे सर से बोझ उतरा। एक्चुअली ये जितनी बातें हमने करी, होता क्या हुआ क्या था, एक दिन का मैंने लीव ले लिया था, तो करेंट अफेयर्स एक के बाद एक ऐड होते जा रहे थे और हमारा सेशन भी बड़ा होता जा रहा था और न्यूज़ भी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो ये पुरानी न्यूज़ है जो एक एक करके स्किप होती गई और पुराने अगले चैप्टर में जाती गई। तो फाइनली आज मैंने इनको कंप्लीट कर दिया, तो मेरा सर दर्द खत्म यहाँ से। अब हम बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में। ओके है, देखो मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं कोई भी न्यूज़ नहीं छोड़ने दूंगी, पूरी बातें कर लूँगी, तो पूरी बातें हमने कर ली। अब आज की जो हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन से। पहली पर्सन है हरमनप्रीत कौर। हम सभी को पता है क्रिकेटर है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, बट रिसेंटली उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है फॉर ब्रीचिंग ICC कोड ऑफ कंडक्ट। हरमनप्रीत कौर जो कि कैप्टन है इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम की, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है फॉर नेक्स्ट 2 इंटरनेशनल मैचेस क्योंकि इन्होंने ICC कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया इन द थर्ड ODI बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। हुआ क्या था? हुआ ये था कि इनको जब डिक्लेयर किया गया LBW तो ये फ्रस्ट्रेट हो गए। फ्रस्ट्रेट होने के बाद इन्होंने स्टंप को अपने बैट से हिट कर दिया और जो एम्पायर था उन्हें क्रिटिसाइज़ किया, उन्हें पैथेटिक कह दिया। तो उसके बाद यहाँ पे उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई और 2 मैचेस के लिए इंटरनेशनल मैचेस से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और इसके अलावा इनकी जो भी चार्जेस होंगे, जो भी फीस इनको मिलती होगी, उसका 50% उन्हें मैच फीस का फाइन के रूप में देना पड़ेगा। ओके, तो हरमनप्रीत कौर का रिलेशन किससे है? क्रिकेटर है। नेक्स्ट बात करते हैं, भाई यार ये तो अजीब ही कंट्री है चाइना। चाइना में जब चाहे कोई भी गायब हो जाता है, बस करना कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ एक भाषण दे देना है, स्पीच दे देना है या कोई ट्वीट कर देना है, काफ़ी है आपके गायब होने के लिए। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो चाइना ने अपॉइंट किया है वांग आई एज अ न्यू फॉरेन मिनिस्टर। तो चीन ने वांग ई को अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किया है क्विन गैंग को, क्विन गैंग जो कि पिछले 1 महीने से मिसिंग है, एक ट्वीट किया था उसके बाद से मिसिंग है। तो इसलिए इन्हें नया फॉरेन मिनिस्टर या विदेश मंत्रालय संभाला दिया गया है चाइना गवर्नमेंट के द्वारा, वांग ई। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे 13 WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि UAE में होगी, आबू धाबी में होगी। उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है हमारे पास कि थानी अल जियोदी इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ WTO 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो थानी अल जियोनी को चेयरमैन बनाया गया है जो अपकमिंग 13 नंबर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे होस्ट करेगा UAE। और ये जो थानी अल जियोदी हैं ये UAE के ही फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर हैं, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस कब होगी? फरवरी में होगी 2024 में। तो फरवरी 2024 में 13वें नंबर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTA की UAE में होगी और जिसकी चेयरमैनशिप है UAE के हाथों में। किसके हाथों में? थानी अल जियोदी के नाम हाथों में। और ये अनाउंसमेंट किसने की है? तो WTO के डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोन्जो ने की है ये, अभी जो रिसेंटली जेनेवा में मीटिंग हुई थी वहां पर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल BJP MLA विष्णुपद रॉय डाइज एट द 68। ये थे BJP के MLA बंगाल से, भारतीय जनता पार्टी के MLA थे जिनका नाम था विष्णुपद रॉय। इनको लंग्स इन्फेक्शन था जिसके कारण इनकी डेथ हो गई है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने 13, 15 एंड 16 लोकसभा में MP के रूप में रिप्रेजेंट किया था। ही वॉज इलेक्टेड एज द member of parliament in 13, 15 and 16th Lok Sabha representing Andaman and Nicobar Island constituency
इन द ईयर 1999, 2009 एंड 2014 रिस्पेक्टिवली। तो किस कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी थे, तो आपको यहाँ से पता चल गया। साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है बंगाल में बीजेपी को लाने के लिए या उसको स्प्रेड करने के लिए एफर्ट्स लगाए हैं। इन्होंने एक कैंपेन को भी रन किया था, बीजेपी फॉर बंगाल। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, ये है रविंद्र बंसतु, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अपॉइंटेड इंडियन वीमेंस वॉलीबॉल टीम न्यू कोच। तो इंडिया वीमेंस वॉलीबॉल टीम की नई कोच किसे बनाया गया है, तो रविंद्रा वंसतु को बनाया गया है। फॉर द अपकमिंग 19th एशियन वीमेंस चैंपियनशिप, हम सभी को पता है 19th एशियन वीमेंस चैंपियनशिप जो है वो सितंबर अक्टूबर में चाइना के हांगझोउ में खेली जाएगी और उसमें भारत की टीम भी प्रेजेंट होगी। इसलिए यहाँ पे नई कोच वॉलीबॉल टीम का अपॉइंट किया गया है रविंद्र बंसतु को। ये करेंटली जो थी वो सर्व कर रही थी एज अ कोच इन द स्पोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने खुद 16 नेशनल वॉलीबॉल मैचेस खेले हैं और 3 बार इंडियन टीम के लिए भी इन्होंने खेला है। नेक्स्ट है हमारे फॉर्मर वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। ये दिखाई दे रहा है वेंकैया नायडू, इसके पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। इन्होंने रिलीज की है एक बुक जिसका नाम है एज द व्हील टर्न। एज द व्हील टर्न पुस्तक चेन्नई तमिलनाडु में लॉन्च की गई है बाय द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट। अब ये पुस्तक के ऑथर कौन है, किसने इस पुस्तक को लिखा है, तो ऑथर यहाँ पे रयाला कॉरपोरेशन के सीईओ रंजीत प्रताप ने कॉरपोरेट वर्ल्ड में कैसे अचीवमेंट किया, इनकी क्या विक्ट्री थी, क्या चैलेंजेस थे, वो यहाँ पे बताया गया है। रयाला कॉरपोरेशन जो है वो 1948 में बना था और ये स्पेयर पार्ट और इक्विपमेंट की एक प्रोडक्ट कंपनी है। नेक्स्ट एक नया वेरिएंट मिला है कोविड का यूएई में। WHO आइडेंटिफाई फर्स्ट केस ऑफ मर्स MERS-CoV इन UAE दिस ईयर। तो यहाँ पे मर्स का मतलब है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है MERS-CoV। WHO ने इसका पहला केस आइडेंटिफाई किया है यूएई में, एक 28 साल का मेल था, उसमें किया है। बेसिकली ये जो वायरस है ये कोरोना वायरस फैमिली का ही वायरस है जो कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे कफ होता है, फीवर आता है और ब्रेथ करने में भी दिक्कत होती है। ये बेसिकली वायरस जो है वो कैमल के जरिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कांटेक्ट में आने से ह्यूमंस में आया है, ऐसा WHO का कहना है। मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, हम सभी को पता है भी 15 अगस्त आने वाला है, तो अलग अलग कैंपेन रन होना शुरू हो गए हैं। वैसे ही यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंपेन लॉन्च किया है विच इज़ अ मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, जो कि 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक चलना है। ये बात हम सभी को पता है कि जब हम अपने देश की आज़ादी की बात करते हैं, अपने फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं, तो हमारे अलग अलग गाँव से, विलेजेस से, शहरों से फ्रीडम फाइटर्स आते हैं। तो उन सारे फ्रीडम फाइटर्स को सम्मान देने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए पूरे इंडिया के अलग अलग गांव से, शहरों से सॉइल को कलेक्ट किया जाएगा, मिट्टी को कलेक्ट किया जाएगा मेरी माटी मेरा कैंपेन, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के अंतर्गत एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, और ये जो सॉइल कलेक्ट होगी ना, इसका यूज़ किया जाएगा टू डेवलप द अमृत वाटिका गार्डन अलॉन्ग द कर्तव्य पथ इन दिल्ली। तो अमृत वाटिका गार्डन यहाँ पे तैयार किया जाएगा उस मिट्टी से। ये जो पूरा इवेंट है अलग अलग लेवल पे होगा, पंचायत से लेके विलेज, विलेज से फिर स्टेट, स्टेट से फिर नेशनल, ठीक है। इसके अलावा हर एक गांव, ग्राम पंचायत और विलेजेस में 75 पौधों को भी लगाया जाएगा, और जो इंडिजीनियस स्पीसीज होंगे अंडर द वसुधा वंदन, और वीरों का वंदन भी यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बुक का बात करते हैं, केरला गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। तो केरला गवर्नर के द्वारा लॉन्च किया गया है मलयालम ट्रांसलेशन ऑफ कृष्णा द सेवंथ सेंस। तो ये बुक बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो IIMK के डायरेक्टर देवाशीष चटर्जी की बुक है, एक नोबल है कृष्णा द सेवन सेंस। तो अगर पूछा जाए कृष्णा द सेवन सेंस के ऑथर कौन है, तो आंसर हो जाएगा देवाशीष चटर्जी, जो कि डायरेक्टर है IIM कोझिकोड के। उनकी ये बुक थी और एक अवार्ड विनिंग ये नोबल थी। इसका मलयालम भाषा में ट्रांसलेट किया गया है, और जिसको लॉन्च किसने किया है, केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। और इसी इवेंट में देवाशीष चटर्जी की एक और बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है कर्म सूत्र, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे PSLV C56 के बारे में। तो इसरो अपना नया यहाँ पर मिशन लॉन्च कर रहा है, अपने नए रॉकेट को यहाँ पे लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है PSLV C56। ये रॉकेट 30 जुलाई को इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। अभी जो PSLV C56 रॉकेट है ये अपने साथ 6 को पैसेंजर सैटेलाइट को ले जाएगा, मतलब सारी की सारी 6 पैसेंजर जो सैटेलाइट्स हैं वो इसरो के द्वारा ही, मतलब भारत के द्वारा ही निर्माण की गई हैं। तो 6 को पैसेंजर सैटेलाइट को ले जाएगा और इसके अलावा सिंगापुर की एक सैटेलाइट को लेके जाएगा जिसका नाम है DSSAR सैटेलाइट, जो कि वेट है 3600 kg का, और इसको NEO नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट में से 5 डिग्री के इंक्लिनेशन पे इसको बिठा लेगा, लगभग 535 किलोमीटर की हाइट पे। तो हमारा जो PSLV C56 है वो 6 को पैसेंजर सैटेलाइट के साथ साथ सिंगापुर की DSSAR सैटेलाइट को भी लेकर जाएगा। इस सैटेलाइट में एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार है और जिसको डेवलप किया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा, और ये डे समय में और नाइट समय में, मतलब डे और नाइट दोनों में वेदर कवरेज को करेगी हाई रेजोल्यूशन में। ओके, बाकी आप को पैसेंजर सैटेलाइट यहाँ पे देख सकते हैं, बस आपको नंबर याद रखने, बाकी ये सैटेलाइट्स के नाम आप याद ना रखें तो ज़्यादा बेटर है। चेयरमैन याद रख लेंगे इसरो के S सोमनाथ हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे अपनी लास्ट न्यूज़ पे जिसका नाम है अकीरा रैंसमवेयर। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी इशू की है अबाउट द अकीरा। क्या है भाई अकीरा, आइए हम देखते हैं। तो CERTN मतलब इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने वार्निंग इशू की है अबाउट अ न्यू इंटरनेट रैंसमवेयर जिसका नाम है अकीरा। तो अगर पूछ लिया जाए अकीरा क्या है और ऑप्शन दे दिए जाए एक गर्ल है, तो ऐसा टिक मत लगा के आना, एक रैंसमवेयर है ये, ठीक है। आइए हम बात कर लेते हैं। तो रैंसमवेयर क्या होते हैं? तो रैंसमवेयर जो हमारा कंप्यूटर में इंसर्ट होते हैं, हमारी जो सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको चोरी कर लेते हैं। चोरी करने के बाद जो विक्टिम होता है उससे रैंसम मांगते हैं, मतलब फिरौती मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। और जब आप उनकी रैंसम को पूरा नहीं करते तो वो आपको धमकी देते हैं कि आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो पर्सनल डेटा है ना, वो हम डार्क नेटवर्क में डाल देंगे। तो बदले में वो यूज़र जो होता है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बचाने के लिए पैसे दे देता है। यही है आपका रैंसमवेयर जिसका नाम है अकीरा, और ये विंडोज सिस्टम और लाइनक्स बेस्ड सिस्टम को अटैक कर रहा है, और ये यूज़र के सेंसिटिव डेटा को स्टील करने का काम करता है। ठीक है, वही लिखा है कि कैसे ये काम करता है। First, it encrypt the victim file, effective blocking their access to their own data and system to pressure the victim into paying the ransom. And attackers use a dual extortion tactics. विक्टिम अगर रिफ्यूज करता है टू मीट द रैंसम डिमांड, तो अटैकर उनको बोलता है कि हम आपको पब्लिक शेमिंग करेंगे और डार्क वेव में आपकी इन सारी पर्सनल डेटा को वहाँ पे रिलीज कर देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है, जिसके डायरेक्टर जनरल संजय बहल हैं। बेसिकली इसका काम होता है डील करना साइबर सिक्योरिटी से, थ्रेट से, हैकिंग से एंड फिशिंग से। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो अकीरा क्या है? रैंसमवेयर है, बस इतना जान लो। अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। हालांकि कल मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का जो वाइस चेयरमैन का पैनल है उसमें 4 वीमेंस को इंट्रोड्यूस किया गया और पहली बार 50% रिप्रेजेंटेशन वीमेंस को वहाँ पर दिया गया है। तो मैंने एक पर्सन का नाम आपको बताया था जिनका नाम है फांगनॉन कोनियक, जो कि नागालैंड से है, और नागालैंड की पहली पर्सन है, पहली वीमेन है जो कि राज्यसभा MP बनी है। ठीक है, तो ये न्यूज़ मेंशन कर लेना उसी न्यूज़ के साथ। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में जिनका नाम है शुभांकर शर्मा। शुभांकर शर्मा अगर पूछा जाए कि किस फील्ड से है तो आंसर हो जाएगा गोल्फर है, गोल्फ खेलते हैं। जैसे कि अदिति अशोक गोल्फ खेलती है, वैसे शुभांकर शर्मा भी गोल्फ खेलते हैं, और इन्होंने भारत का एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। अभी तक कोई भी इंडियन गोल्फर जो था वो ब्रिटिश ओपन में एक अच्छी जगह नहीं बना पाया था, लेकिन इन्हें 8th पोजीशन यहाँ पर मिली है। तो इंडियन गोल्फर है ये शुभांकर शर्मा, इन्होंने ब्रिटिश ओपन में 8th पोजीशन हासिल की है। अभी तक इस पोजीशन को और कोई गोल्फर हासिल नहीं कर पाया। अगले पर्सन है रविचंद्रन अश्विन, अश्विन। ये सेकेंड इंडियन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने सबसे अधिक मात्रा में विकेट्स लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे अनिल कुंबले, जिन्होंने इंटरनेशनल मैचेस में 953
विकेट्स लिए हैं। वहीं आर अश्विन ने 712 विकेट्स लेने के बाद इस सेकेंड इंडियन बॉलर बन गए हैं किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक संख्या में विकेट लेने वाले। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में। ये 27 जुलाई मतलब आज के दिन गुजरात का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को इनॉग्रेट करेंगे। कहाँ पर? हिरासर नियर राजकोट। ये पूरा लगभग 1500 एकड़ की ज़मीन पे 1400 करोड़ रुपए खर्च करके इस गुजरात का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तैयार किया है, जिसका नाम चेंज करके किया जाएगा राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, तो आज ही के दिन इसका उद्घाटन होना है। गुजरात का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, नाम होगा राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेसिकली हुआ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि हमारी कंट्री में 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तैयार किए जाएंगे। कितने? 21 नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट तैयार किए जाएंगे, जिनमें से कुछ है जैसे कि मोपा गोवा में, फिर नवी मुंबई में, शिरडी में, सिंधुदुर्ग में, एटसेट्रा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर एक मैंने जो न्यूज़ ली है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। अलग अलग न्यूज़पेपर ने अलग अलग कवर किया है, तो मेरा जो एनालिसिस है वो मैं आपको बताती हूँ। एक खिलाड़ी हैं, एक बैडमिंटन प्लेयर है जिनका नाम है गौरांशी शर्मा। ये गौरांशी शर्मा जो है वो कोटा राजस्थान से हैं, बट इनकी जो एकेडमी है जहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग ली है वो ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। तो कुछ न्यूज़पेपर ने एमपी का बताया है, कुछ न्यूज़पेपर में इन्हें राजस्थान का बताया है। तो मेरा जो एनालिसिस है कि राजस्थान कोटा की हैं, उनका जन्म वहाँ हुआ होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की एकेडमी से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। तो एक बार आप भी इसको देख लेना। तो यहाँ पे गौरांशी शर्मा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 6th वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जो कि ब्राजील में हो रही थी टीम इवेंट में। ठीक है, अब रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने एक डील फाइनल की है LGBTQ कम्युनिटी के लिए। इन्होंने इस डील में कहा है, इस लॉ में कहा है कि सेम सेक्स जो मैरिजेस हैं, या सॉरी जो ट्रांसजेंडर मैरिजेस हैं और सेक्स को जो चेंज कराना है वो सारी चीज़ें अब बैन होती हैं। मतलब कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति सेक्स चेंज नहीं करा सकता और ट्रांसजेंडर जो है वो मैरिज नहीं कर सकते। ऐसा बिल रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पास किया है। ओके है, अंत में बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन कौन बन गए हैं? याद आया कुछ? मैंने कल बताया था, एस विंसेंट राजकुमार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन टू टॉप नेवी ऑफिसर इन द यूएस हिस्ट्री? आंसर हो जाएगा लीसा फ्रेंचिस्ची। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? तो आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गए हैं भारत के। ओके, ज्ञानवापी मस्जिद वापस से न्यूज़ में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब चल रहा है सारा मामला। कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, INS कृपाण हमने किस कंट्री को दे दिया? आंसर हो जाएगा वियतनाम को दे दिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेमिकॉन इंडिया 2023 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल वीमेंस वॉलीबॉल टीम के लिए कोच को से अपॉइंट किया गया है? तो रविंद्रा को किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अमित शाह ने, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 108 फीट की लॉर्ड राम की स्टैच्यू का फाउंडेशन स्टोन कहाँ पर रखा है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। एक क्रिकेटर है जिनका नाम है ब्रियान तेबर, जिनका निधन हो गया है। ये किस कंट्री से थे? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कल ही हमने इसको डिस्कस किया था। अंत में एक क्वेश्चन का नाम बताना। एक प्लेयर है जो न्यूज़ में चल रहे हैं, सुमित नगाल। ये किस स्पोर्ट से हैं? कौन सा खेल खेलते हैं सुमित? बास्केटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं या फिर शतरंज? तो जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम कल के सेशन में कवर कर लेते हैं। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।